हेलो दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है आरएचआई मैग्नेसिटा। इस स्टॉक को फॉर्च्यून इंडिया नेक्स्ट 500 में 118 रैंक दिया गया था और इसे राइजिंग स्टार का टाइटल भी दिया गया था। अब हम जान लेते हैं कि आरएचआई मैग्नेसिटा बनाती क्या है। तो ये हाई ग्रेड रिफ्रैक्ट्री बनाती है। रिफ्रैक्ट्री का यूज़ क्या होता है? तो ये स्टील इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में, नॉन फेरस मेटल्स और ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ होता है। रिफ्रैक्ट्री जो होती है बहुत हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकती है। और जो आरएचआई मैग्नेसिटा जो रिफ्रैक्ट्री बनाती है, ये 1200 से ज़्यादा टेम्परेचर को सस्टेन कर सकती है। अब हम जान लेते हैं कि आरएचआई मैग्नेसिटा के कुछ ब्लू चिप कस्टमर्स कौन कौन से हैं। वैसे तो इनके कस्टमर्स इनसे भी कहीं ज़्यादा हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट ब्लू चिप कस्टमर्स को देख लेते हैं, जैसे कि टाटा स्टील है, सेल है, जेएसडब्ल्यू है, जिंदल स्टील है, और आर्सेलर मित्तल और निप्पॉन स्टील के बीच में एक जॉइंट वेंचर है, वो भी कंपनी इनसे रिफ्रैक्ट्री लेती है। अल्ट्राटेक सीमेंट है, लाफाज हॉलसेम है और पिरामल ग्लास है। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि इनके जो मोस्टली कस्टमर्स हैं वो स्टील इंडस्ट्री से हैं। इसका रीज़न ये है कि इनका जो मेजर चंक जो इनका रेवेन्यू का आता है वो स्टील इंडस्ट्री से आता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली है 70%। अब हम इनके कुछ फाइनेंशियल हाइलाइट्स को देख लेते हैं। तो इनका रेवेन्यू जहां 2021 तक 1378 करोड़ था, वो 2022 में 2000 करोड़ हो गया। इनका नेट प्रॉफिट 136 करोड़ से बढ़ के 268 करोड़ हो गया। इसका एक रीज़न ये भी था कि इन्होंने कुछ एक्विजिशंस किए हैं, उनके वजह से भी इनका रेवेन्यू काफ़ी बढ़ा है। इनका एबिटा 14% से बढ़ के 18% हो गया और इनका जो आर है वो 23% से बढ़ के लगभग 36.5% हो गया। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो आप देख सकते हैं कि ये कमा ही है। इसका मतलब है कि कंपनी को हम कह सकते हैं कि ये डेट फ्री कंपनी है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। क्योंकि हम रिफ्रैक्ट्रीज के बारे में ज़्यादा सुनते नहीं हैं, तो हमें पता नहीं होता है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल हम एक कार को ले लेते हैं, तो कार की बॉडी जो होती है वो स्टील की बनी होती है, उसमें ग्लासेस लगे होते हैं, कुछ पार्ट प्लास्टिक्स के भी होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए रिफ्रैक्ट्रीज की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू स्टील सेक्टर से आता है, जो कि 70% है। फिर सीमेंट से, जो कि 10% है। फिर नॉन फेरस मेटल से 7% और ग्लास से 7% और अदर इंडस्ट्री से लगभग 6%। ये कंपनी रिफ्रैक्ट्रीज के मार्केट में ग्लोबल लीडर है और इनका जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर है वो साउथ अमेरिका से आता है, उसके बाद अफ्रीका से, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका से, उसके बाद मिडिल ईस्ट से, उसके बाद इंडिया से। ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया में इनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया में स्टील का डिमांड बढ़ रहा है। और इसके क्या क्या रीजंस है वो हम आने वाले स्लाइड्स में भी देखेंगे। इनके जो कॉम्पिटिटर हैं, जो कि वेसुवियस है, सिंघवा है, ये सब इनसे साइज में काफ़ी छोटे हैं। तो ये क्या क्या ये सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं? तो जैसे कि इंस्टॉल करना रिफ्रैक्ट्रीज को, जब रिफ्रैक्ट्री डैमेज हो जाती है तो उसको हटाना, उसको रिसाइकल करना, ये सब ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये खुद भी माइनिंग भी करते हैं और इनका जो कुछ रॉ मटेरियल्स आता है वो चाइना से आता है, यूरोप से भी आता है। तो इनके क्लाइंट को इनसे क्या क्या फ़ायदा हुआ है? तो उनका डाउन टाइम घटा है, उनका रिफ्रैक्ट्री का कंजम्पशन घटा है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। और आरएचआई मैग्नेसिटा को क्या क्या फ़ायदा हुआ है? तो इनका मार्केट शेयर बढ़ा है, क्लाइंट को ये रिटेन कर पा रहे हैं, क्लाइंट इनसे बार बार ऑर्डर ले रहे हैं, दे रहे हैं इन्हें। और इस इंडस्ट्री में घुसना आसान नहीं है, इस इंडस्ट्री में घुसने में काफ़ी बैरियर्स भी हैं। और इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो काफ़ी लंबे समय के लिए होते हैं, लंबी अवधि के लिए होते हैं। और इनके कॉन्ट्रैक्ट में जो मार्जिन होता है वो भी अच्छा खासा होता है। अब हम फिर से एक बार फाइनेंशियल हाइलाइट्स को देख लेते हैं। तो रेवेन्यू इनका लगभग 2000 करोड़ का था, एबिटा 39 करोड़ का, एबिटा मार्जिन लगभग 20% है। और जो इन्होंने कैश लौटाया है कस्टमर्स को, मतलब कि जो डिविडेंड्स दिया है, वो लगभग 40 करोड़ है। फ्री कैश फ्लो इनका घटा है क्योंकि इन्होंने कुछ कुछ एक्विजिशंस किए थे, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आप जैसा देख सकते हैं इस ग्राफ में कि इंडिया वर्ल्ड के कुछ कुछ पार्ट में जो स्टील का डिमांड है वो घटा है, बट इनका रेवेन्यू बढ़ा है, इनका प्रॉफिट बढ़ा है।
अब हम ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री को देख लेते हैं। तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि ग्लोबल स्टील डिमांड जो है वो 2.7% से बढ़ेगा, और जो लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर्स है जैसे कि इंडिया है, यूएसए है, जापान है, साउथ कोरिया है, यहाँ पर स्टील का डिमांड बढ़ रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। बट चाइना में स्टील का डिमांड घटा है जो कि 5.4% है, और इसके कुछ रीजंस ये हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट पोल्यूशन को रोकना चाहती है, और जो वो वहाँ की इंडस्ट्री को जो वीएटी एग्जाम्पशंस दे रही थी, जो कि टैक्स एग्जाम्पशंस था, उसको कट कर दिया गया है। रशिया और यूक्रेन वो लगभग 31 टन स्टील को एक्सपोर्ट करते थे, और इनका जो मेजर एक्सपोर्ट जाता था वो टर्की, मिडिल ईस्ट, यूएसए को जाता था। अब यही जो पाई है, यही जो चंक है, ये इंडिया को मिल रहा है। अब इंडियन स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो फिनिश स्टील एक्सपोर्ट इंडिया का 25% से बढ़ा है, और गवर्नमेंट की कुछ प्रोजेक्ट्स है जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, पीएलआई स्कीम, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, इसके वजह से भी स्टील इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, और इसका जो फायदा है वो आरएचआई मैग्नेसिटा को भी मिलेगा। अब हम इनके कॉस्ट आउटलुक को देख लेते हैं। तो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो बढ़ा है, एनर्जी का कॉस्ट वो भी बढ़ा है। जो इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, सी फ्रेट को आउटलुक है, वो लगभग स्टेबल रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इसके वजह से जो वेज है इनका, जो ये अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, वो भी बढ़ा है। इनके कुछ कुछ जो रॉ मटेरियल्स आते हैं वो चाइना और यूरोप से आते हैं, तो वहाँ पे प्राइसेस बढ़ने की वजह से इनका जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो भी बढ़ा है। अब बात करते हैं इनका वर्किंग कैपिटल का। तो इनका वर्किंग कैपिटल जो है लगभग 66 करोड़ है। इनका इन्वेंट्री थोड़ा ज़्यादा हो गया था क्योंकि कुछ अनयूज्ड आइटम रह गए थे। अब ये सब कुछ फाइनेंशियल रेशियोज है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पॉज करके इसे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने का एक रीज़न था, इन्होंने कुछ कुछ एक्विजिशंस किया था। तो इस एक्विजिशंस के वजह से इनका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इनके इंडिया में 3 प्लांट्स है, एक है विशाखापट्टनम में, दूसरा है भिवाड़ी राजस्थान में, और तीसरा है कटक उड़ीसा में। भिवाड़ी में इन्होंने एक नया आर&डी सेंटर भी खोला है, और ये लगभग सारे अपने प्लांट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं या ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। इन्होंने 3 कंपनियों को एमलगेट किया है, जिसमें है आरएचआई क्लासेल, ओआरएल ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड, और आरएचआई इंडिया, और इन तीनों को मिला करके बनाया गया आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड। और इसकी जो पेरेंट कंपनी है आरएचआई मैग्नेसिटा एनवी, जो कि एक ऑस्ट्रियन कंपनी है, वो 70% स्टेक इस कंपनी में अपना रखती है। उन्होंने 1 साल पहले अपना स्टेक कंपनी में लगभग 4% और बढ़ाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।